एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे. एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस. सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मुझे आप लोगों को टेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने थे. आप लोगों को याद होगा जो मैंने आपको बोला भी था पिछली क्लास में कि हम टेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. बट उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव फॉर्म में थे टेंसेस की. तो वो क्वेश्चंस हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें एक्टिव पैसिव नहीं आता होगा. इसीलिए पहले हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे और फिर हम कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि टेंसेस में एक्टिव भी है और टेंसेस में पैसिव भी है. राइट? चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं जरा अटैच कर दूं पेन टैब को. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, आज भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ही पूरा कंप्लीट ग्रामर ग्रंथ कोर्स हम करने वाले हैं. आज हम कुछ रूल्स में आपको नहीं रटवाने वाले. रूल्स हम समझेंगे कि रूल्स कैसे बने. सबसे पहले तो क्या चीज कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, उसके लिए समझने की जरूरत क्या है. उसके लिए समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट क्या होता है. जो मैच द कॉलम में बार बार यूज करती हूँ मैं कि ये कॉन्सेप्ट ग्रामर का, तब आप कहते हो मैम ये कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेंगे, इस कोर्स से पता चलेंगे. चलो, तो सबसे पहले मुझे आप सभी लोग बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? सब्जेक्ट होता है, जो बच्चे डूअर कह रहे हैं एकदम गलत कह रहे हैं. सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट वी टॉक ऑफ. जो वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट. अब वो डूअर हो भी सकता है, डूअर नहीं भी हो सकता. तो मैंने लिखा शी इज पेंटिंग अ पिक्चर. वो जो है एक पिक्चर पेंट कर रही है. मैंने एक और सेंटेंस लिखा, अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड. एक जो पिक्चर है उसको क्या किया जा रहा है? उसको पेंट किया जा रहा है. अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डूअर कौन है? यहाँ पे डूअर शी है. मैंने सेंटेंस को और कंप्लीट किया, अ पेंटिंग अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय हर. डूअर कौन है? हर है.
तो ये भी डूअर है या ये भी डूअर है, बट क्या हर सब्जेक्ट है? नहीं है। हम हर की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है? पिक्चर, कि एक पिक्चर को पेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अ पिक्चर है। तो जरूरी नहीं है कि डूअर हमेशा ही सब्जेक्ट हो। डूअर सब्जेक्ट हो भी सकता है, डूअर सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। क्या ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है सभी को? डूअर मीन्स करने वाला, जो एक्शन करता है उसको बोलते हैं डूअर। डूअर मीन्स कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? जिसने वो कर्म किया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है हमारी क्रिया, जो काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे पेंटिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो पेंटिंग है। यहाँ पे भी पेंटिंग हो रही है, तो जो वर्ब है वो क्या है? वो भी पेंटिंग है। तो यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है। अब हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डबल स्टार मार्क करके लिख लेना अपनी कॉपीज में। वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। या फिर किसी प्रेपोजिशन के बाद जो आता है, किसके बाद? प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी चीज, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होंगे। कोई और पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नहीं आ सकता। अगला कॉन्सेप्ट, एक ही शब्द कभी भी सेम टाइम पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं हो सकता। एक ही वर्ड कभी भी सेम टाइम पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर सब्जेक्ट कुछ है तो ऑब्जेक्ट कुछ और होगा। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की सभी को? एवरीवन? तो क्या मैं कह सकती हूँ इस वाले सेंटेंस में? इस वाले सेंटेंस में अ पिक्चर जो था वो ऑब्जेक्ट था, और इस वाले सेंटेंस में हर जो था वो ऑब्जेक्ट था। तो अब देख रहे हो, डूअर सब्जेक्ट भी हो सकता है और डूअर आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। डूअर कैन बी द सब्जेक्ट ऑल्सो, डूअर कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो आप कभी अब दोबारा मत बोलना कि सब्जेक्ट डूअर होता है। कोई परेशानी? मैम क्लास कैसे स्केड्यूल किया है? 2 जगह लाइव है। 2 जगह? दूसरी जगह कौन सी जगह लाइव है बेटा? टेंसेस पार्ट 4 तो डिलीट हो गया था। चल कोई बात नहीं, अब यहाँ फोकस करते हैं। एक बार मैं इन्फॉर्म भी कर देती हूँ कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 2 जगह क्लास लाइव हो गई है। आगे बढ़े? क्या ये बात सभी को समझ में आई? अब आते हैं अगली बात पे कि भाई मैम एक बात बताओ, ये ग्रामेरियन को ग्रामर इतनी डिफिकल्ट क्यों बनानी थी? एक्टिव वॉइस बनाया तो पैसिव क्यों बनाया? अब देखो, अब समझते हैं एक्टिव पैसिव क्यों बनाए गए, एक्टिव पैसिव की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक्टिव वॉइस इसलिए बनाया गया कि अगर मुझे बताना है कि मैंने ये काम किया है, अगर मुझे किस पर फोकस करना है? डूअर पे, और मुझे उसको थैंक यू बोलना है या उसको लाइमलाइट में लेके आना है, तो क्या बनाओ? एक्टिव बना दो। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ भाई, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो अगर मुझे अपने ऊपर फोकस करना है तो एक्टिव बना दो। अगली बात है, मुझे फोकस नहीं करना अपने ऊपर, मुझे उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या बना दो? इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाती है यहाँ पे, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? जरूरी दोनों है। बहुत बार ऐसा भी सेंटेंस बनाना पड़ेगा, बहुत बार ऐसा भी सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो जरूरी क्या है? जरूरी दोनों है।
तो आई एम टीचिंग इंग्लिश भी जरूरी है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट भी जरूरी है। कोई परेशानी? बहुत बार ऐसा होता है जब हमें डूअर के बारे में पता ही नहीं होता है कि किसने वो काम किया, तब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि अभी की जो वैक्सीन आई वो किसने बनाई, तो मैंने क्या बोला, वैक्सीन इज डिस्कवर्ड, वैक्सीन डिस्कवर हो गई है, मुझे पता नहीं है किसने बनाई, तो मैंने किसने बनाया, तो मैंने पैसिव वॉइस में बनाया। तो एक्टिव की भी जरूरत है और पैसिव की भी जरूरत है, तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं टेंसेस के कॉन्सेप्ट की। सभी लोगों ने टेंसेस पढ़ा है मुझसे, पिछली 3 क्लासेस जो टेंसेस की हुई है सभी लोगों ने पढ़ी है। अब अगर आप सभी लोगों ने टेंसेस की क्लासेस पढ़ी है, तो हमने 3 टेंसेस पढ़े थे, हमने प्रेजेंट पढ़ा था, हमने पास्ट पढ़ा था, हमने फ्यूचर पढ़ा था। प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट में हमने सिंपल सिंपल या फिर इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ये पढ़ा था। हमने प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, ध्यान से देखना बेटा, हमने परफेक्ट पढ़ा था और हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। 4 टेंसेस पढ़े थे। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछते हुए चलना। अच्छा, एक ना लाइन बना देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। बहुत ज्यादा सीधी लाइन हो गई ना। अब मुझे रूल्स बताओगे, याद तो होंगे सभी को कि क्या क्या रूल्स थे। तो सिंपल इंडेफिनिट के क्या रूल्स थे हमारे, मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा रहे थे, अगर ये प्लूरल था, ये आई था या यू था, और अगर सिंगुलर था तो ये लगा रहे थे, और क्वेश्चन था या कुछ था तो डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। इसमें इज एम आर और V1 प्लस ING लगा रहे थे। इसमें हम हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। इसमें हैज और हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा रहे थे। यहां तक सभी को याद है? चलो, अब आते हैं पैसिव वॉइस के रूल्स में। रटना कुछ भी नहीं है, अब ध्यान से देखना, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप समझ में आएगा। सबसे पहले तो इस बात को गांठ बांध लो कि अगर पैसिव वॉइस है तो हमेशा क्या आएगी, चाहे कुछ भी हो, कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है, क्या सभी को पता है, इज एम और आर होती है। चलो, इज एम आर को तो सेम टू सेम कॉपी कर दिया, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ था, सेम टू सेम कॉपी कर दिया। चलो, V1 प्लस ING लिखा हुआ है, तो V1 प्लस ING की जगह क्या लिखा, V1 होता है BE और ING लगा दिया, बीइंग लगा दिया। चलो, हैज और हैव सेम टू सेम कॉपी कर दिया। V3 की जगह क्या लिखा, बीइंग लिख दिया, और इसका तो पैसिव होता ही नहीं। क्या कुछ भी याद करने की कोशिश पड़ी? जो एक्टिव के रूल्स थे उसी से हमने पैसिव वॉइस के रूल्स बना दिए। कोई भी परेशानी किसी को भी यहाँ तक? चलो, अब प्रेजेंट के मैंने बनाए हैं, पास्ट के आप लोग बनाने की कोशिश करो। तो सभी लोग कोशिश करेंगे पास्ट के बनाने की। पास्ट में भी 3 टेंसेस, सिंपल या फिर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। कुछ भी रटना नहीं है इस बैच में, रटोगे तो दिक्कत होगी। परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस।
चलो ट्राई करो। इसके क्या क्या रूल्स हमने पढ़े थे एक्टिव के? मैम यहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, और अगर कोई क्वेश्चन था या नेगेटिव सेंटेंस था, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। यहाँ पे वॉज और वर्ब के साथ V1 प्लस ING था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। यहाँ पे था हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। चलो पैसिव में आते हैं। V2 मतलब वॉज वर्ब। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में सब जगह लगती ही लगती है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर दिया, वॉज वर्ब और V1 प्लस ING था तो उसकी जगह बीइंग लिख दिया। सेम टू सेम कॉपी कर दिया, हैड V3 था, V3 की जगह बीइंग लिख दिया। और इसका तो पैसिव होता ही नहीं है। कोई परेशानी किसी को भी? क्यों नहीं होता मैम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव? पहले मुझे एक बात बताओ, एक तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव में ही यूज नहीं करते। कोई काम जो पास्ट में भी लगातार चल रहा हो, पास्ट में भी कंप्लीट हो गया हो, बड़ा अजीब सा टेंस है, और इसका पैसिव और बनवा लो। तो ग्रामेरियंस वर लाइक कि भाई ना इतना डिफिकल्ट नहीं करते हैं चीजों को, इसका पैसिव ही हटा देते हैं। चलो अगले पर आते हैं, फ्यूचर का बनाते हैं। सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आशीष सर और अंकुश सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, एक ना चैनल है, यूट्यूब चैनल एडिफाई, अमिता मैम का, एक बार उस पर जाके वीडियो देख लेना। यू विल गेट ऑल योर आंसर्स, आपको अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ जी, चलो बताइए। क्या पढ़ा था इसमें एक्टिव में? फ्यूचर में विल लगेगा, शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में विल, शैल प्लस बीई प्लस V1 प्लस ING। इसमें विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें विल, शैल, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। चलो पैसिव की बात करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी ही आएगी, इन दोनों का भी पैसिव नहीं होता। नो पैसिव, नो पैसिव। चलो सेम टू सेम कॉपी किया, विल और शैल, V1 की जगह BE लगा दिया। सेम टू सेम कॉपी किया, विल, शैल, हैव और V3 की जगह बीइंग लगा दिया। तो कुछ करना ही नहीं था। अगर एक्टिव, अगर आपको टेंसेस पूरा समझ में आया था तो पैसिव के भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गए होंगे। बस दो तीन चीजें थी जो ध्यान रखनी थी। वो दो तीन चीजें क्या ध्यान रखनी थी सबको? वो दो तीन चीजें क्या ध्यान रखनी थी सबको? अगर मैं पूरे की समरी बताऊं आपको, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस है तो V1 प्लस ING आएगा,
या V1 प्लस ING की जगह क्या लिख रहे थे हम? बीइंग लिख रहे थे। इससे पूरा एक्टिव पैसिव चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट है तो क्या आएगा? बीन आएगा। प्रेजेंट है तो क्या आएगा? इज एम आर आएगा। पास्ट है या फिर हैज और हैव भी आ सकता है। अगर पास्ट है तो क्या आएगा? वॉज और वर आएगा और हैड भी आ सकता है। फ्यूचर है तो क्या आएगा? विल और शैल आ सकता है। और अगर सिंपल फ्यूचर है तो एक वर्ड और ऐड होगा, बी। इसमें पूरा एक्टिव पैसिव आ गया। इसकी हेल्प से सारे पैसिव के रूल्स बना सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इसको ध्यान से देखना, मुझे ना आप सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बता दो। मुझे सिंपल प्रेजेंट का पैसिव में बताओ क्या रूल्स होते हैं। मैम प्रेजेंट में इज एम आर था, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। मैंने आपसे पूछा मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बता दो, तो आपने इसको देखा, प्रेजेंट में इज एम आर था, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग था, पैसिव में V3 था, तो क्या हो गया? इज एम आर बीइंग और V3। समझ आ रहा है? मैंने आपसे पूछा मुझे पास्ट परफेक्ट का पैसिव बता दो, तो मैम पास्ट में हैड था, परफेक्ट में बीन था और पैसिव में V3 था, तो हैड बीन V3। क्या याद करने की जरूरत पड़ी? रूल्स एकदम सभी को क्लियर है, सिंपल है। चलो एक टेबल और बना लेते हैं, इससे थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, टेबल और बना लेते हैं, जो टेबल हमें आगे भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। छोटी सी टेबल है। कुछ वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होती है, कुछ वर्ब्स की सेकंड फॉर्म होती है, कुछ वर्ब्स की थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या आता है? इज एम आर आ जाता है, बीई आ जाता है, जब ये मेन वर्ब्स होती है डू और डज भी आ जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉज और वर आता है, डिड आ जाता है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैज और हैव भी आ जाता है, इसमें हैड आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में हैड आता है और बी डबल एन बीन आता है। ये तीन वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, जगह जगह यूज होंगी, इसलिए अभी पहले से बता रहे। एक V1 प्लस ING भी होता है, इसको बहुत लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, बट कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, एडिशनल फॉर्म है। इसमें क्या आ जाता है? इसमें BE ING। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके बार बार सेंटेंसेस में यूज होते हैं। कोई परेशानी? अब एक गेम खेलते हैं। गेम में क्या खेलना है, मैंने एक सेंटेंस लिखा और वो सेंटेंस था, बहुत ध्यान से देखना, ही पेंटेड अ पिक्चर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, गेम क्या है कि इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना दो, इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना दो। तो इसका मतलब क्या है, आप पिक्चर को यहां लिख दो, इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई लिख दो और ही को कन्वर्ट करके हिम में ऐसे लिख दो, और इस वर्ब को क्या करो, इस वर्ब को जो भी रूल्स पढ़े हैं वो कर लो। ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था वॉज और वर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय हिम। तो तीन कॉन्सेप्ट्स थे। पहला कॉन्सेप्ट था
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना। दूसरा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, उससे पहले बाई वर्ड ऐड हुआ। तीसरा था वर्ब जो है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो रूल्स पढ़े, उनके हिसाब से चेंज हुए। क्या एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने में ये बात क्लियर है सभी को? इस नहीं होगा बेटा, सिंपल पास्ट टेंस है। अभी तो पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बहुत इजी है, बच्चों वाला है। यस, चलो तो अब एक टेबल बना लेते हैं। दो टेबल बनाएंगे इनफैक्ट। ग्रामर ग्रंथ टेबल 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 ही है, क्योंकि टेबल से चीजें बहुत अच्छे से याद होती है। मैम हमें ये कैसे पता चला कि ही जो है हिम में ही कन्वर्ट होगा? तो लिख लो भाई कुछ चीजों को। सब्जेक्ट में आएगा तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, ऑब्जेक्ट में आएगा तो ये सारे वर्ड्स आएंगे। अगर यहाँ पे ही लिखा होगा तो ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी लिखा होगा तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट लिखा होगा तो इट ही रहेगा, दे लिखा होगा तो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, यू लिखा होगा तो यू ही रहेगा, आई लिखा होगा मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी लिखा होगा अस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है चेंज होते हैं। ये सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। कोई परेशानी? मैम ग्रामर ग्रंथ कब आएगी? ग्रामर ही तो चल रही है बेटा, ग्रामर ग्रंथ ही तो चल रहा है। वो जो मैंने ग्रंथ बुक थी वो ग्रामर ग्रंथ नहीं थी, वो इंग्लिश ग्रंथ थी। जो जो मैंने आपको बताया था वो इंग्लिश ग्रंथ थी। जो मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, लगभग 600 पेज की हो गई है। हाँ, वो चली गई है प्रिंटिंग पे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हाथ में कल कल या परसों तक आ जाएगी। ऐड कर करके अभी जो लास्ट मोमेंट में प्रिंटिंग पे जा रही थी, उससे पहले हमने इन्फ्लुएंस वाले के एक लेवल और ऐड कर दिया। तो 500 समथिंग पेजेस की थी, तो 600 समथिंग की हो गई थी। फिर हमने थोड़ा सा मार्जिन को कम किया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा और कम किया। तो इस तरीके से बनी। चलो आगे बढ़ते हैं, बताऊंगी जब आ जाएगी तब बताऊंगी, अभी यहाँ पे फोकस कर लेते हैं, है ना। अब जब इतना सभी को समझ में आ ही गया है तो एक टेबल और बना लीजिए। आपको क्या करना है बेसिकली, मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ एक्टिव वॉइस में, उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम न्यूज़पेपर आर्टिकल से एक्टिव पैसिव सीखेंगे, ठीक है। मैं एक्टिव में लिखूंगी, एक सेंटेंस लिखूंगी बस। आपको उस एक्टिव के सेंटेंस को हर टेंस में भी कन्वर्ट करना है और फिर उसको पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करना है। अगर आपने इस टेबल को खुद से फिल कर लिया तो मुझे इस बात का सुकून और शांति मिल जाएगी कि आपको टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। चलो अब इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना स्टार्ट करो, पैसिव में भी, फिर अलग अलग टेंसेस में भी। सारे टेंसेस में भी कन्वर्ट करना है बेटा।
बिना हेल्प लिए करने की कोशिश करो। कितने लोग बिना देखे कर पाए, बिना किसी हेल्प के? मैम इतना एप्पल खा लिया, एप्पल खाने से मन भर गया। जो लोग कर पाए इसको बिना देखे, बिना किसी हेल्प के, और बिल्कुल सही कर पाए, इसका मतलब है आपके रूल्स तो एकदम अब क्लियर है। यस, चलो अब हम करते हैं न्यूज़पेपर से। मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रही हूँ। उस आर्टिकल में आपको हर सेंटेंस को पहचानना है कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है, और वो कौन सा टेंस है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जिनका थोड़ा मिस्टेक हुआ आइडेंटिफाई करो भाई क्यों मिस्टेक हुआ। चलो, दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल टू एवरीवन?
चलो अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस हैं। पहले पहले पैराग्राफ में हम साथ में आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पहले आप खुद से करेंगे। द डेथ सेंटेंस, देखो जब भी किसी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये कोई भी एक्टिव पैसिव नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, जब भी किसी नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आए डायरेक्टली या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो ये कोई टेंस नहीं होता, ना ही एक्टिव होता ना ही पैसिव होता, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कहां तक चली, हैंडेड डाउन बाय, हैंडेड डाउन, फिर प्रेपोजिशन से शुरू हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, प्रेपोजिशन से शुरू हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, फिर इंडियंस के आगे फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये कहां पे खत्म हुआ, मेन वर्ब पे, इस पे। तो ये जो डेथ सेंटेंस है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। क्या इस सेंटेंस में कोई मेन सेंटेंस सिर्फ इतना सा है, मतलब जो डेथ सेंटेंस है ये क्या है, बहुत शॉकिंग। बताओ कौन सा टेंस है, एक ही वर्ब लग रही है, अकेला इज है, अकेला इज है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई परेशानी, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका टेंस बताओ और ये बताओ मुझे एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, इस वाली लाइन का टेंस बताओ। अभी मैं समझा नहीं रही, एडिटोरियल क्लास में समझाऊंगी मैं एडिटोरियल, अभी सिर्फ ग्रामर देख रहे हैं, इसके टेंसेस देख रहे हैं। इन्होंने डिस्क्राइब किया एक स्टेटमेंट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट, और क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस में तो हमेशा इज, एम, आर या वॉज, वर या हैज, हैव या हैड या विल, शैल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चलो, सिचुएशन इज नाउ अ मेजर टेस्ट, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है कि मैंने आपको इस वाले सेंटेंस में कुछ नहीं बताया कि एक्टिव है या पैसिव है, मैंने आपको इस वाले सेंटेंस में कुछ नहीं बताया कि ये एक्टिव है या पैसिव है, ऐसा क्यों किया मैंने, ये कुछ भी नहीं है, ये ना ही एक्टिव है ये ना ही पैसिव है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है। जब हमने एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने क्या बताया था कि वर्ब क्रिया होनी चाहिए, तभी हम किसी डूअर की बात करेंगे। डूअर का मतलब क्या होता है, कर्ता। डूअर कब आएगा, जब वर्ब एक्शन वाली वर्ब होगी, एक्शन वाली वर्ब मीन्स कोई एक्शन हो रहा होगा। क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, सिचुएशन एक टेस्ट है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर कोई एक्शन नहीं है इसका मतलब वो ना ही एक्टिव वॉइस है और वो ना ही पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, आई एम अ टीचर, अगर मैं आपसे पूछूं ये एक्टिव है या पैसिव है, कुछ भी नहीं है, इसका ना ही पैसिव होगा ना ही कोई एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं है। आई हैव अ हाउस, मैं आपसे पूछूं इसका एक्टिव होगा या पैसिव क्या होगा, ये कुछ भी नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है। अगर कोई एक्शन नहीं होता तो कोई एक्टिव पैसिव नहीं होता। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो अगली चीज, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू दिल्ली, इसका मुझे बताओ पैसिव क्या होगा, इसमें तो एक्शन है, मैं दिल्ली गई, आई वेंट टू दिल्ली, लेकिन इसमें वर्ब है, वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब भी पैसिव नहीं बनता है। मैम दिल्ली वॉज गॉन बाय मी, एक बच्चे ने आंसर दिया है, दिल्ली वॉज गॉन बाय मी, नहीं हो सकता। जब वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब भी पैसिव नहीं बनता है। पैसिव तभी बनता है
जब वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट भी होता है, तभी पैसिव बनता है, अदरवाइज पैसिव नहीं बनता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो, अब एक बच्चे का एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लेती हूँ। एक बच्चे ने पूछा, मैम इसका पैसिव बनेगा क्या? आई वेंट देयर, बताओ मैम ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, देयर तो मैम एडवर्ब होता है। आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, तो देयर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका भी पैसिव नहीं बन सकता। इसका भी पैसिव नहीं बन सकता। पैसिव सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों का बनेगा जिसमें वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट भी होगा, और ये वर्ब कोई एक्शन वर्ब हो। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देयर एडवर्ब होता है ना, जो जगह बताए, प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। मैं कहाँ गई, मैं वहां गई, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, कहाँ गई। वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। आई वेंट दिल्ली नहीं होता, आई वेंट टू दिल्ली होता है बेटा। चलो अगला, इस ये मुझे बताओ एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? द ट्रायल वॉज श्राउडेड इन सीक्रेसी, ये छुपा हुआ था सीक्रेट में। मैम वॉज लग रहा है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पैसिव वॉइस हुआ। कौन से टेंस का पैसिव वॉइस हुआ? राइट, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। चलो, ये विद से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये बताओ एक्टिव है या पैसिव है? कतर हैज नॉट एक्सप्लेन्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव वॉइस है। चलो, हैज नॉट डाइवर्ज्ड, बताओ एक्टिव है पैसिव है? हैज नॉट डाइवर्ज्ड, हैज के साथ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी, टू बी श्योर ना एक्टिव है पैसिव है, ये भी हमने पढ़ा नहीं, इसको पढ़ाऊंगी मैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो एक्टिव होता है। अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप अभी भी, जैसे मैंने आपको बेस बता दिया ग्रामर के रूल्स कैसे बने हैं, तो आप बता सकते हो इसका पैसिव क्या होगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, अगर ये एक्टिव है तो इसका पैसिव क्या होगा? हाँ जी मैम, हम रूल्स को बनाने हमको आ गए हैं। टू को कॉपी किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह बी लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती ही आती है, तो हमने तो खुद ही बना लिया बिना पढ़े हुए। ये क्या हो गया? ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्टिव है, तो इसका पैसिव क्या होगा? आपको ये रूल रटने की जरूरत थोड़ी ना रह गई है। कैन को कॉपी किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह बी लगाया, और पैसिव है तो V3 तो आता ही आता है। कोई परेशानी किसी को भी? जो बच्चे कैन को कुड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो बेटा कुड? क्या ऐसा कुछ पढ़ाया है मैंने? कैन कुड में हो जाता है, विल वुड में हो जाता है, शाल शुड में हो जाता है, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्टिव पैसिव में। सेम टू सेम कॉपी करते जाते हैं और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है। सेम टू सेम कॉपी करते हैं, बस एक V3 को ऐड करना होता है, बस बिल्कुल सेम कॉपी कर देते हैं। अगर V1 लिखा होता है तो BE लिख देते हैं, अगर V1 प्लस ING लिखा होता है तो बीइंग लिख देते हैं, और अगर V3 लिखा होता है तो बी लिख देते हैं। यहाँ वाले भी सारे कॉपी हो जाते हैं,
और एक V3 और ऐड हो जाता है बस। कोई परेशानी? चलो, अब मैंने आपको ये बताया, अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, जो आप मुझसे कंडीशनल सेंटेंसेस जब मैं पढ़ा रही थी, आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे, जब मैंने आपको बोला था कि ये चीज मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या था? अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो रिजल्ट में क्या आ रहा था? विल वगैरह के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ इसका पैसिव का गोल्डन रूल क्या बनेगा? पैसिव का गोल्डन रूल क्या बनेगा? अगर यहाँ पे इज एम आर लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो रिजल्ट में क्या आएगा? विल की जगह विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह बीई और V3। गोल्डन रूल नंबर 2, अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो रिजल्ट में क्या आ रहा था? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बनेगा? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या आएगा पैसिव में? वुड की जगह वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह बीई और V3। समझ में आ रहा है पैसिव के रूल्स कैसे बन रहे हैं? एक वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम टू सेम कॉपी कर दो, बस V3 लगा दो। अगला गोल्डन रूल नंबर 3 क्या था? अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में है, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी एक्टिव पैसिव के रूल्स को। मतलब हैड के साथ V3 था तो पैसिव में क्या हुआ था? हैड प्लस बीन प्लस V3। तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे? वुड प्लस हैव प्लस V3। तो मुझे बताओ पैसिव के रूल्स क्या हो जाएंगे? वुड का वुड कॉपी हुआ, हैव का हैव कॉपी हुआ, V3 की जगह बीन लगा और एक V3 ऐड हो गया। क्या ये कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स रटने की कोशिश जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी भाई, अपने आप ही बन गए अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था तो। कोई परेशानी किसी को भी किसी प्रकार की? इसको सही कर देते हैं। कोई भी परेशानी? तो कंडीशनल में भी लग गया। तो अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा जिन लोगों ने इस क्लास को स्टार्टिंग से नहीं देखा। अगर बीच में से देखा है तो प्रॉब्लम हो रही होगी, स्टार्टिंग से देखोगे अपने आप समझ में आएगा। एक क्वेश्चन तो समझाते हूँ जिन लोगों को नहीं समझ आया। मैंने लिखा इफ ही पेंट्स इट कॉमा ही विल कंप्लीट इट। ये कंडीशनल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। इसी का मुझे पैसिव वॉइस का कंडीशनल सेंटेंस बताओ क्या होगा? इफ he paints it means it is painted by him, comma he will complete it means it will be completed। अब बाय हिम दो बार नहीं लिखते हैं, उसी ने पेंट किया तो उसी के द्वारा पेंट किया जाएगा, तो बाय हिम एक्स्ट्रा हो गया तो हटा भी सकते हो। तो देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही लिखा था, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। चलो अब इसी को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। इफ ही पेंटेड इट कॉमा ही वुड
complete it. करो convert. If he painted it, he would complete it. If it was painted, by हमको हटा भी सकते हो. It would be complete. देख रहे हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और was के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. would completed, would be completed. यही लिखा था यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यही लिखा था. कोई परेशानी? चलो आखिरी गोल्डन रूल नंबर 3, इसी को कन्वर्ट करो. If he had painted it, he would have completed it. क्या होगा? If it had been painted, by हमको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इसकी. It would have been completed. Golden rule number 1, golden rule number 2 and golden rule number 3. मजा आया? काश इतने बेसिक से स्कूल में पढ़ा होता तो आप ये दिक्कत नहीं होती ग्रामर में. बहुत मजेदार चीज है ग्रामर. हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे. तो कहते हैं ना कि इंग्लिश में रटना पड़ता है, कुछ रटना नहीं पड़ता. मुझे याद है मैंने अपनी टीचिंग कॉलेज में स्टार्ट की थी, मथुरा के बीएसए कॉलेज में. वहां पे ना पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को आई यूज टू टीच. मेरी सबसे पहली क्लास थी पॉलिटेक्निक के बच्चों के साथ, एंड दे ऑल वर फ्रॉम हिंदी मीडियम. मतलब कंप्लीटली हिंदी मीडियम. पॉलिटेक्निक का कोर्स भी उनका हिंदी में ही था. मतलब उन्होंने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी. और फर्स्ट क्लास थी मेरी टेंसेस की, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन. पहली बार उनको टेंसेस, मतलब कभी टेंसेस नहीं पढ़े थे, और पहली बार में उनको बहुत अच्छे से समझ में आए थे. आगे बढ़े. ये बताओ कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव है? लीड रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इसका मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस है. चलो, हैव बीन अक्यूज्ड. द मेन हैव बीन अक्यूज्ड. हैव के साथ बीन लग रहा है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया. बहुत बढ़िया. चलो, दे वर्कड ऑन. उन्होंने काम किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. क्या है? एक्टिव है. हैव डिनाइड. हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. क्या हो गया? एक्टिव. तो अब क्या समझ में आ रहा है? जो बच्चे कहते हैं कि मैम बैंकिंग में एक्टिव पैसिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेटा बैंकिंग में ट्रांसलेशन नहीं आता एक्टिव से पैसिव, बट सेंटेंस की ग्रामर निकालने के लिए, सेंटेंस की एरर निकालने के लिए पता तो करना पड़ेगा कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है. तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे. चलो अगला पैराग्राफ. अब ये पूरा खुद से करेंगे. इसमें ढूंढ ढूंढ के मुझे सारे एक्टिव वॉइस बताओ, सारे पैसिव वॉइस बताओ. एवरीवन.
नहीं बेटा, जरूरी नहीं है पैसिव के साथ बाय आए, बाय को हटा देते हैं। जैसे मैं आपको कही थी ना, बाय हिम को वहां हटा दो, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है बाय आए। मुझे पता था इसमें आप घोटाला करोगे, और वो घोटाला आप सभी ने कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये एक्टिव वॉइस है। पहले मुझे ये बताओ, इसमें कोई एक्शन वाली वर्ब है क्या? कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन ही नहीं है, तो ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। हैज, कोई एक्शन वाली वर्ब ही नहीं है, ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। इज, कोई एक्शन वाली वर्ब ही नहीं है, ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। इज, कोई एक्शन वाली वर्ब ही नहीं है, ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। हैव बीन, कोई एक्शन वाली वर्ब ही नहीं है, ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है। यहां तक तो कोई एक्टिव पैसिव था ही नहीं। यहां तक तो कोई एक्टिव पैसिव था ही नहीं। एक्टिव पैसिव होने के लिए कोई वर्ब होनी चाहिए जिसमें कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन होना चाहिए, कोई मेन वर्ब होनी चाहिए। चलो आगे। नीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है। सिर्फ इज लिखा हुआ है, कोई एक्टिव पैसिव नहीं है। कॉन्टिन्यूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एक्शन वाली वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस है। शुड हैव काउंटेड, इनको काउंट करना चाहिए था। मॉडल वर्ब है, एक्टिव है वैसे तो। अच्छा ये समझ में आ रहा है, मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्या तब भी आपको समझ में आ रहा था ये एक्टिव वॉइस है? मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्या तब भी समझ में आ रहा था एक्टिव वॉइस है? क्यों? क्योंकि अगर पैसिव होता तो हैव के साथ बीन लगा होता। अगर ये पैसिव होता तो हैव के साथ बीन लगा होता, बीन तो नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है? एक्टिव है। चलो आगे। सिर्फ आर लिखा हुआ है, कोई एक्टिव पैसिव नहीं है। कोई परेशानी किसी को भी? क्या एक्टिव पैसिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कॉन्फिडेंस आया सभी को? हाँ बेटा, नीड्स वर्ब, जरूरत पड़ रही है उस चीज की। क्या एक्टिव पैसिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया? तो आज हमने एक्टिव पैसिव का बेसिक किया है। नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में हम एक्टिव पैसिव का एडवांस पार्ट करने वाले हैं। एडवांस में हम क्या करेंगे? एडवांस में हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो पैसिव कैसा होता है, कुछ प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका पैसिव क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का पैसिव क्या होता है, और फिर जो टेंसेस और एक्टिव पैसिव के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे उन सबको साथ में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस में। इस चीज को मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ, श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। एक बार ग्रामर ग्रंथ आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रामर के रूल्स को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ग्रामर का बहुत बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि आप इस कोर्स को देखो। दूसरी चीज, आपको आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हुई है। आपको एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएगा अगर आपने टेंसेस नहीं देखा है तो। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगी, वो समझ में नहीं आएगा अगर एक्टिव पैसिव और टेंसेस नहीं देखा है तो इसीलिए मेक श्योर करो, मैं वर्ब पढ़ाऊंगी, वर्ब समझ में नहीं आएगा अगर पिछली की क्लासेस नहीं देखी है तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर करो कि आप इस ग्रामर ग्रंथ कोर्स को सीक्वेंस में करो। अच्छा खासा गैप होता है क्लासेस में, तो जो जो क्लासेस मिस होती जा रही है उनको देख लो। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आगे की क्लासेस में। कल संडे है, बट क्योंकि वेंसडे वाले दिन मैं परफेक्शन की क्लास नहीं ले पाई थी, इसलिए कल संडे को परफेक्शन की क्लास होगी, यूट्यूब पे होगी 9 बजे, जहाँ पे हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट करने वाले हैं SBI PO का। तो वील डू अ कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑफ SBI PO बेसिकली
tomorrow at 9 AM. ठीक है, चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं. 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे. 1 2 3 and go. English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and